वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनवाली। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी 12वीं के विद्यार्थी हैं संस्कृत विषय जिनके पास है, तो आपको पता है कि दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है दोस्तों। काफ़ी लंबा पार्ट है, इसलिए हमने बहुत आराम से और अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके बताया आपको। बहुत मोस्ट पार्ट है ये, एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम बताने वाले हैं 18वां श्लोक। इससे पहले हम 17 श्लोक आपको बता चुके हैं कंप्लीट। इससे पहले जो हमने एक श्लोक बताया था 17 नंबर का, उसके अंदर आपको हमने बताया था कि महाराज रघु ने भूमि को सारहीन देख करके कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट करी। अब देखो आगे, ठीक है। उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि मुझे कुबेर से धन लेना चाहिए और मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं से भी कुछ मेरे को मिल सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार सोच करके और पूरी भूमि को सारहीन देख करके कुबेर से धन लेने की इच्छा करी। अब देखो आगे, अब हम 18वें श्लोक की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह है हमारा 18वां श्लोक। पहले इसको मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूं, इसके शब्दों को। लिखा हुआ प्रातः है, ठीक है। फिर लिख रहा है प्रयाणाभिमुखाय, प्रयाणाभिमुखाय। फिर लिख रहा है तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः हिरण्मयीं हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिम शशंसु पतिताम नभस्ते है। ठीक, ये हमारे एक एक शब्द हो गए। अब इसके बाद में हम आपको, जैसे कोई विच्छेद हो रहा हो, कहीं पर किसी शब्द में संधि विच्छेद की आवश्यकता हो, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम उनको भी बता देते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं, पहला शब्द है इसमें आपका प्रातः है, तो इसमें कहीं आवश्यकता नहीं है आपकी, यूं कि तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका प्रयाण, तो प्रयाण और अभिमुखाय, आप इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा प्रयाण और एक हो जाएगा अभिमुखाय। यहाँ से हम इसके दो अलग अलग विच्छेद कर सकते हैं और आपकी यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के बन जाएगा प्रयाणा अभिमुखाय, प्रयाणाभिमुखाय। और एक साथ बोलना चाहे तो एक साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना जी। आगे लिख रहे हैं तस्मै। तस्मै यानी आपका एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर भी। तस्मै यानी होता है मतलब उससे। तो हमारी पहली लाइन हो जाती है कंप्लीट। इसमें आपके हो गए, एक तो प्रातः शब्द हो गया, एक प्रयाण हो गया, एक अभिमुखाय हो गया और एक तस्मै हो गया, ठीक है। आगे अगली लाइन है सविस्मयाः। सविस्मयाः पूरा यूं कि तो शब्द रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है कोशगृहे, यूं कि तो रहेगा। नियुक्ताः यूं कि तो रहेगा। तो इसके अंदर आपके तीन शब्द हैं दूसरी लाइन में, समझ गए। अगली है आपकी तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में है आपका हिरण्मयीम। हिरण्मयीम एक शब्द है, उसके बाद में है कोशगृहस्य दूसरा शब्द, मध्य तीसरा शब्द। तो तीसरी लाइन में सिर्फ तीन शब्द हैं, ठीक है यहाँ तक। आगे है वृष्टिम, एक शब्द हो गया। शशंसुः दूसरा शब्द हो गया। पतिताम तीसरा शब्द हो गया। नभस्त है चौथा शब्द। तो चौथी लाइन में चार शब्द हैं। तो ऐसे करके आपका विच्छेद भी हमने इसमें शब्दों के बता दिए कंप्लीट, और उनका उच्चारण भी बता दिया। अब पूरे श्लोक का हम श्लोक के हिसाब से उच्चारण करके आपको बताते हैं। देखते हैं, आप भी थोड़ा सा प्रयास करना कि किस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्ते। वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्ते। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। तो ये आपका उच्चारण हो गया पूरे श्लोक का। तो आप भी अच्छे से उच्चारण करें, प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है ना। तो अब उच्चारण हो गया। उच्चारण के बाद में हम इसके अन्वय की बात करते हैं, क्योंकि अन्वय से ही हम अर्थ निकाल पाएंगे। तो अब देखो, मैं आपको अन्वय बता रहा हूँ और अन्वय इसी श्लोक के अंदर बता रहा हूँ मैं। तो एक एक शब्द को मैं अंडरलाइन करके बताऊंगा कि पहले आपको क्या लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अन्वय के लिए लिखना है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको प्रातः, ठीक। तो प्रातः है प्रयाणाभिमुखाय, ये यूं कि तो लिखना है आपको। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै, पहली लाइन सेम यूं कि तो ही आएगी अन्वय के अंदर, ठीक है। कोई कुछ भी आपको फेरबदल नहीं करना है। आगे लिखना होगा आपको कोशगृहे नियुक्ताः सविस्मयाः, ठीक है। कुछ एक शब्द आपको, ये दो शब्द पहले लिखने, कोशगृहे नियुक्ताः सविस्मयाः। उसके बाद में लिखना है आपको कोशगृहस्य मध्ये फिर कोशगृह, फिर लिखा कोशगृहस्य मध्ये। इसके बाद में लिखना है नभस्ते है, ठीक है। नभस्ते है पतिताम हिरण्मयीम, फिर लिखना हिरण्मयीम वृष्टिम
सशंशुः, सशंशुः। इस प्रकार ये हमारा अन्वय हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब पूरे अन्वय को एक बार बोल के और बता देता हूं मैं, और आपको इसके साथ में जो स्क्रीन है उस पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो सुन लो अच्छे से, आपका अन्वय हम बता रहे हैं। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै कोशगृहे नियुक्ताः सविस्मयाः कोशगृहस्य मध्ये नभस्तेः पतितां हिरण्मयीं वृष्टिं सशंसुः। ये अन्वय है इसका पूरे का। ठीक, अब अन्वय के बाद में इसके जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ बताते हैं आपको। चलिए, तो सबसे पहले इसमें शब्द है प्रातः है। कौन सा शब्द है? प्रातः है। अब प्रातः जो शब्द है इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं, प्रातः काल होता है, सुबह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो आगे शब्द है हमारा प्रयाणाभिमुखाय, इसको पूरे को एक साथ अर्थ आपको समझना है। प्रयाणाभिमुखाय, ठीक है, युद्ध के लिए चलने को तैयार, ऐसा इसका अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? युद्ध के लिए चलने को तैयार, या फिर इसको हम समझ सकते हैं प्रस्थान हेतु उद्यत हुए, यानी प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए या तैयार हुए, ऐसा इसका अर्थ आपको समझना है। दो अर्थ आप समझ सकते हैं, कोई भी अर्थ याद रख सकते हैं। या तो आप रखिए कि युद्ध के लिए चलने को तैयार हुए, या फिर प्रस्थान हेतु उद्यत हुए यानी तैयार हुए। ठीक है ना, क्योंकि उनको जाना है कुबेर से धन प्राप्त करने के लिए, ऐसे। तो आगे है तस्महि। तस्महि का मतलब होता है रघु को या रघु के लिए। ठीक है, उस रघु के लिए। आगे है सविस्मयाः। सविस्मया का मतलब होता है आश्चर्यचकित होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए, सविस्मयः आश्चर्यचकित होते हुए। ठीक, फिर लिख रहा है कोश गृहे। कोश गृहे का मतलब होता है कोश गृह में। किसमें? कोश गृह में, यानी जहां पर पूरा कोश रहता है, उनका धन इत्यादि रखा रहता है, वो कोश गृह रहता है। उसके बाद में है नियुक्ताः। नियुक्ताः का मतलब क्या होता है? नियुक्त। तो नियुक्ता का मतलब क्या हुआ? नियुक्त या कोश गृह में नियुक्त, ऐसा समझ लो आप। नियुक्ता यानी कोश गृह के अंदर नियुक्त, किसी को नियुक्त कर रखा होगा कोश गृह के अंदर। उसके बाद में है हिरण्मयीम। हिरण्मयीम का मतलब होता है सोने की या स्वर्ण की। ठीक है, हिरण्मयीम का मतलब सोने की या स्वर्ण की। इसके बाद में है कोश गृहस्य। कोश गृहस्य का मतलब होता है कोश गृह के, कोश गृह के। ठीक है, कोश जो घर है, कोश घर या कोश गृह है, उस कोश गृह के मध्य यानी बीच में या अंदर। ठीक है, कोश गृह के मध्य यानी कोश गृह के मध्य में या कोश गृह घर के बीच में। वृष्टिम। वृष्टिम का मतलब होता है बरसात या वर्षा के बारे में। ठीक है, वृष्टिम यानी बरसात। ठीक है, वर्षा की। सशंशुः। सशंशुः का मतलब होता है कहा। इसका अर्थ होता है कहा। क्या अर्थ होता है इसका? कहा या बात कही। सशंशुः का मतलब कहा या बात कही। फिर है पतिताम। तो पतिताम का मतलब होता है गिरी हुई। पतिताम यानी गिरने वाली या गिरी हुई। पतिताम यानी गिरने वाली या गिरी हुई। फिर है नभस्ते है। तो नभस्ते का मतलब आकाश से। कहाँ से? आकाश से, ऐसा इसका अर्थ है। तो ऐसे करके हमने इसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ आपको बता दिया है। अब आशा करते हैं आपको पूरा श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इसका अर्थ बताते हैं। ठीक है, और अर्थ से पहले आपको ये भी समझ लेना है कि इस श्लोक के अंदर क्या मुख्य विषय वस्तु है और क्या इसमें बताया गया है। तो बच्चों, इस श्लोक में वर्णित है कि आक्रमण से पूर्व ही कुबेर ने राजकोष में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी, ऐसी रक्षकों ने सूचना दे दी। कहने का मतलब महाराज रघु ने केवल सोचा था कि कुबेर पर आक्रमण करके या कुबेर के पास से हम धन प्राप्त कर लेंगे। केवल सोचने मात्र से ही उनके जो कोष गृह था, राजकोष था, जहां पर धन इत्यादि रखा रहता है, उस कोष गृह में सोने की मुद्राओं की बरसात हो गई। ऐसी सूचना उनके जो रक्षक थे, जहां पर वो नियुक्त थे कोष गृह में, उन्होंने आकर के राजा को दे दी। उन्होंने राजा को सूचना दी कि महाराज बहुत ही गजब हो गया। क्या हुआ कि हमारे राजकोष के अंदर सोने की मुद्राओं की बरसात हो गई। बहुत ही गजब की बात है। तो ऐसे करके वहां से रक्षकों ने सूचना दे दी। ठीक है, तो ये इसके अंदर मुख्य विषय वस्तु है इसकी। अब इसका हम अर्थ बता रहे, सुनो। प्रातः काल युद्ध के लिए चलने को तैयार उस महाराज रघु से कोष गृह में नियुक्त आश्चर्यचकित हुए लोगों ने कोष गृह के अंदर आकाश में गिरी हुई स्वर्ण की वर्षा के बारे में कहा। सोने की बरसात के बारे में उन्होंने बताया। समझ गए? एक बार और सुन लो। प्रातः काल प्रस्थान हेतु उद्यत हुए राजा रघु से
कोषागार में नियुक्त लोगों ने आश्चर्यपूर्वक खजाने के मध्य में आकाश से गिरी सोने की बरसात की बात कही कि सोने की मुद्राओं की बरसात हुई है। ऐसा वहां जो नियुक्त कर्मचारी थे, जो रक्षक लगे हुए थे, उन्होंने महाराज रघु को सूचना दे दी। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ये हमारे इस पूरे श्लोक का अर्थ हो जाता है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको ये 18वां श्लोक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारा सेकंड लास्ट श्लोक 19 नंबर का। चलिए देखते हैं हमारा अगला श्लोक। देखो यहां तक आप समझ गए होंगे कि उनके राजकोष के अंदर बरसात हो गई सोने की मुद्राओं की, ठीक है, और उनको मुद्राएं चाहिए थी, बस अब उनका कार्य हो जाएगा। केवल अब हम लास्ट की ओर चल रहे हैं, सेकंड लास्ट हमारा श्लोक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर का श्लोक। तो पहले हम वही एक बार उनके शब्दों को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है तम भूपतिर भासुर हेम राशिम, ठीक है, ये हमारा पूरा एक लाइन का पूरा उच्चारण हो जाता है। इसके बाद में लब्धम कुबेरादवियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरो रिव वज्रभिन्नम, ठीक। ऐसे हमारे जितने भी शब्द हैं उनका उच्चारण हो गया है। अब इसमें यदि किसी शब्द में विच्छेद करने की आवश्यकता होगी, कि किसी शब्द के टुकड़े करने होंगे, तो चलो वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तम लिखा हुआ है, तो तम में कोई आवश्यकता नहीं है कहीं भी किसी भी तरह से। इसके बाद में लिख रहा है भूपति ही, तो फिर लिखना होगा आपको भूपति ही, भूपति ही। अब भूपतिर के बाद में जो भा के ऊपर रे लग रहा है ना, ये वाला रे, ये रे जो है आपका भूपति में विसर्ग से बना हुआ है। भूपति के अंदर विसर्ग था, उस विसर्ग का रे हुआ। अब रे आधा है तो वो अगले आपके व्यंजन पे चढ़ जाता है। तो यहां लिखेंगे हम भूपति ही। क्या लिखेंगे? भूपति ही। इसके बाद में आपको लिखना होगा भासुर हेम राशिम, यहां से लिखना है भासुर हेम राशिम, ऐसे आपको लिखना होगा विच्छेद में, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें हमारे 3 शब्द हुए टोटल। एक तो हो गया तम, एक हो गया भूपति ही, और एक हो गया भासुर हेम राशिम। ऐसे हमारी पहली लाइन में 3 शब्द हुए। समझ गए? तीनों शब्दों को हम दोबारा बोल रहे हैं। एक तो हो गया तम, दूसरा हो गया भूपति ही, तीसरा हो गया भासुर हेम राशिम। ये हमारे 3 शब्द हैं। अर्थ हम बाद में बताएंगे, अभी तो केवल विच्छेद करके बता रहे हैं। आगे है लब्धम, ये हमारा लब्धम हो गया, यहां कोई आवश्यकता नहीं है। लब्धम के बाद में आपको लिखना है कुबेरात, कुबेरात पंचमी एक वचन में, जैसे रामात होता है ना, उसी प्रकार कुबेरात। अब यहां पर तय हमने लिखा है क्योंकि तय के स्थान पर दे हुआ है, तो ये जस्त्व संधि में होता है बच्चों। कहां पर होता है? जस्त्व संधि के अंदर होता है। अब आप जैसे इस दे में से आप अ निकालेंगे तो यहां बच जाएगा अ, तो आप भी से पहले अ जोड़ लेंगे और पूरे को लिख देंगे अभियास्यमानात, फिर आप लिखेंगे अभियास्यमानात, ठीक है। तो हमारे इसमें हो जाएंगे लब्धम एक शब्द हो गया, कुबेरात दूसरा शब्द हो गया, अभियास्यमानात तीसरा शब्द हो गया। तो दूसरी लाइन में 3 शब्द हैं आपके। दूसरी लाइन में कितने शब्द हैं? 3। पहला शब्द है लब्धम, दूसरा शब्द है कुबेरात, तीसरा है अभियास्यमानात, ठीक। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए अगली लाइन दिदेश, दिदेश ये हमारा एक शब्द है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अलग से आपको कोई टुकड़ा नहीं करना है। कौत्साय ये भी आपका एक ही शब्द है, इसमें भी कोई आवश्यकता नहीं है। समस्तम और एव इसमें आप कर सकते हैं, इसमें समस्तम कर सकते हैं और एव कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा समस्तम और एक हो जाएगा एव। तो ऐसे करके इसमें आपकी तीसरी लाइन में 4 शब्द हुए। एक हो गया दिदेश, कौत्साय, तीसरा हो गया समस्तम, चौथा हो गया एव। सबको आप इसको देख लो अच्छे से, एक एक शब्द हम बता रहे हैं आपको। अब लास्ट लाइन है पादम, तो पादम आपका यूं कितने रहेगा। उसके बाद में है सुमेरोह एव, सुमेरो रिव लिखा हुआ है इसमें। क्या लिख रहा है? सुमेरोह रिव। तो यहाँ पे आपको विच्छेद करना है इसका, तो आपको लिखना होगा सुमेरोह, तो इसमें आपको रोह लिखना होगा, यानी विसर्ग लगाना होगा ऐसे सुमेरोह ऐसे, और फिर लिखना होगा एव, सुमेरोह एव, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपका जो रोह में विसर्ग लग रहा है, रो है, तो है जो विसर्ग लग रहा है ना आपका, ये इस विसर्ग का रे बन जाएगा और रे में ई मिलेगा तो इव हो रिव हो जाएगा इव की जगह। तो सुमेरो रिव ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब विच्छेद करेंगे तो सुमेरोह और इव ऐसा हम लिखना होगा। उसके बाद में वज्र भिन्नम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वज्र भिन्नम। तो इसको आप वज्र भिन्नम ही ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे करके लास्ट लाइन में पादम हो गया, सुमेरो हो गया, इव हो गया, वज्र भिन्नम हो गया। ऐसे करके आपके 4 शब्द हो जाते हैं।
तो हमने एक एक पूरे अलग अलग जितने भी बड़े शब्द थे उनको तोड़ के आपको बताया, विच्छेद करके बता दिया हमने, और एक एक शब्द को बोल के भी अच्छे से बताया है। अब आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, बहुत सरल तरीका है ये बताने का, इससे ज़्यादा और कोई सरल तरीका नहीं हो सकता है। अब हम इसको उच्चारण करते हैं श्लोक के हिसाब से कि इसको बोलते कैसे हैं। चलिए आप सुनना और अच्छे से आनंद लेना, आप भी बोलने की कोशिश करना। बच्चे स्टार्ट करना, मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलना। तम भूपतिर्भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरादभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरो रिववज्रभिन्नम, पादं सुमेरो रिववज्रभिन्नम। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो आशा करते हैं आपको भी अच्छे से आ रहा होगा उच्चारण करना। आप भी प्रैक्टिस करें, बार बार सुनें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट है, सरकारी है, कोई भी है, बस 12वीं का स्टूडेंट और जिसके पास संस्कृत विषय है, सबको आप भेजिए, ये मैं सबको वीडियो भेजें आप, जिससे कि आपको जो फायदा हो रहा है वो सबको फायदा होना चाहिए, तब जाके हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो उच्चारण हो गया, उच्चारण के बाद में हम आपको बता रहे हैं अन्वय। तो देखिए अन्वय देखते हैं इसका। तो अन्वय में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है भूपति ही। तो आपको लिखना है भूपति ही, फिर आपको आगे लिखना है, यहां से लिखना है दूसरी लाइन में अभियास्यमानात्, भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात्। ये 3 शब्द हो गए, भूपति ही पहला, दूसरा अभियास्यमानात् और तीसरा लिखना है कुबेरात्। ठीक है यहां तक। इसके बाद में लिखना है लब्धम। ठीक है, उसके बाद में लिखना है तम, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके बाद में लिखना होगा आपको भासुर हेम राशिम, भासुर हेम राशिम। फिर आप लिखेंगे वज्र भिन्नम, फिर लिखेंगे वज्र भिन्नम सुमेरोहो, सुमेरोहो पादम, सुमेरोहो पादम। फिर लिखेंगे इव, ये सुमेरो रिब में इव है, इव लिख दिया। इव के बाद में लिखेंगे समस्तम एव, समस्तम एव, और फिर लिखेंगे कौत्साय दिदेश है, कौत्साय दिदेश है। ऐसे करके हमारे पूरे इस श्लोक का अन्वय हो जाता है। ठीक, अब इसमें हम आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखा देते हैं और एक बार पूरे को एक साथ बोल करके अलग से बता देते हैं। चलिए अच्छे से सुन लीजिए। अन्वय हो जाएगा भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात् लब्धम तम भासुर हेम राशिम वज्र भिन्नम सुमेरोह पादम एव समस्तम एव कौत्साय दिदेश। ये हमारा अन्वय है बच्चों। ठीक, तो आशा करते हैं आपको अन्वय समझ में आ गया होगा। उच्चारण भी इसका हमने बता दिया, विच्छेद करके बता दिया। अब इसके हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। चलिए सुनिए। तो देखिए अब हम इसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है तम। क्या लिख रहा है? तम। तो तम का मतलब होता है उसको, तम यानी उसको होता है। ठीक है, उस या उसको, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद में हमारा है फिर भूपति ही। अब भूपति आप जानते ही हैं, भूपति यानी राजा ने। क्या होता है? राजा ने। अब राजा कौन? महाराज रघु की बात है, तो भूपति का मतलब राजा होता है, तो राजा ने, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसके बाद में है भासुर हेम राशिम। अगला शब्द है भासुर हेम राशिम। तो भासुर हेम राशिम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है दमकते हुए सोने के ढेर को, दमकते हुए सोने के ढेर को, यह है भासुर हेम राशि का मतलब। या फिर हम कह सकते हैं चमकते हुए सोने के ढेर को। ठीक है, भासुर हेम राशिम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ होता है चमकते हुए सोने के ढेर को। कैसे? जब आपको पता है कि जो कोष गृह के अंदर जो रक्षक लगे हुए थे, जिनको वहां पर जो द्वारपाल या जो भी रक्षक लगा रखे, उन्होंने सूचना दी कि भाई राजकोष के अंदर हमारे में सोने की मुद्राओं की बरसात हुई है, तो बहुत सारा ढेर लग गया वहां। तब उसके लिए आया यहाँ पर कि चमकते हुए सोने के ढेर को, ऐसा अर्थ है भासुर हेम राशि का। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आ गया लब्धम। तो लब्धम का मतलब क्या होता है? लब्धम का मतलब होता है प्राप्त। लब्धम यानी प्राप्त। ठीक है, उसके बाद में है कुबेरात। कुबेरात का मतलब होता है कुबेर से। कुबेरात का मतलब क्या होता है? कुबेर से। क्या अर्थ हुआ? कुबेर से। इसके बाद में है अभियास्यमानात। अभियास्यमानात। अभियास्यमानात का मतलब होता है जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी, ऐसे।
ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आक्रमण किए जाने वाले, ठीक है ना, क्योंकि वो उस पर आक्रमण करने की सोच रहे थे, चढ़ाई करने की सोच रहे थे। कौन? महाराज रघु। किस पर? कुबेर पर। तो इसका अर्थ हो जाएगा अभियास्यमानात् का, जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी, ऐसे। ठीक, आगे है दिदेश, आगे है दिदेश है। दिदेश का मतलब देने का आदेश दे दिया। दिदेश का मतलब देने का आदेश दे दिया, अर्थात प्रदान कर दिया। दिदेश का मतलब देने का आदेश दे दिया अर्थात प्रदान कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर है कौत्साय। कौत्साय, तो कौत्साय का मतलब होता है कौत्स के लिए या कौत्स को। ठीक, आगे है समस्तम एव। समस्तम एव, तो समस्तम एव का मतलब होता है संपूर्ण को ही। एव यानी ही और समस्तम यानी संपूर्ण, तो संपूर्ण को ही, ऐसा अर्थ है समस्तम एव का। ठीक है, तो अगला शब्द है हमारा पादम। तो यहाँ जो पादम शब्द है इसका अर्थ होता है टुकड़ों के। पादम यानी टुकड़ों के या टुकड़ों को। ठीक है, पादम यानी टुकड़ों के या टुकड़ों को। ठीक है, आगे है आपका सुमेरो। सुमेरोह इव। सुमेरोह इव, तो सुमेरो एव का मतलब सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुमेरो एव का मतलब हो गया सुमेरु पर्वत के, सुमेरो पर्वत के समान। इव यानी समान, सुमेरो यानी सुमेरु पर्वत के। ठीक है, तो सुमेरो रेव पूरे जो पद है हमारा, इसका अर्थ हो जाएगा सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के तरह या सुमेरु पर्वत के समान। आगे है वज्र भिन्नम। वज्र भिन्नम, तो वज्र भिन्नम का अर्थ होता है वज्र से काट कर गिराए हुए। वज्र से काट कर गिराए हुए या वज्रायुध से कटे हुए। ठीक है, वज्रायुध से कटे हुए या वज्र से जो भिन्न हुए हैं, वज्र से जो काट के भिन्न कर दिए गए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो हमने पूरे एक एक शब्द का अर्थ बताया बच्चों आपको, तो आशा करते हैं आपने सुना होगा अच्छे से और आपको समझ में भी आया होगा। अब चलो इस पूरे श्लोक का अर्थ बताते हैं, लेकिन अर्थ से पहले आपको ये बताते हैं कि इस श्लोक में क्या बताया गया है, मुख्य विषय वस्तु। तो अच्छे से सुन लो बच्चों, इस श्लोक में महाराज रघु उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को कौत्स को प्रदान करने का आदेश करते हैं। ठीक है, उनके कोष गृह के अंदर सोने की मुद्राओं की बरसात होगी, तो उन्होंने कौत्स को आदेश दिया कि ले जाइए आप सारा का सारा धन। इस प्रकार कौत्स को प्रदान मतलब उनको देने का आदेश दे देते हैं कि आप ले जाइए। ठीक है, अब इस पूरे श्लोक का अर्थ सुन लो आप अच्छे से। राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त उस चमकते हुए संपूर्ण सोने के ढेर को वज्रायुध से कटे हुए सुमेरु पर्वत की तलहटी के समान संपूर्ण को ही कौत्स को देने का आदेश दे दिया। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब समझ गए कि उन्होंने जितना भी उनके पास धन की वृष्टि हुई थी, बहुत सारा ढेर लग गया था। किस प्रकार से? जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि वज्र से तोड़े हुए सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान, उसको उन्होंने पूरे को, संपूर्ण को ही कौत्स को देने का आदेश दे दिया। एक बार और सुन लो अच्छे से अर्थ। इसका अर्थ है कि पृथ्वीपति महाराज रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से वृष्टि द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान उस स्वर्ण राशि को संपूर्ण को ही कौत्स को प्रदान करने का आदेश दे दिया, अर्थात प्रदान कर दिया, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है, यानी कि उनकी कोष गृह के अंदर सोने की बरसात हो गई, तो बहुत सारा ढिंगार लग गया, बिल्कुल पहाड़ की तरह ऐसा लग गया। मान लो कि वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के कोई टुकड़ों का ढेर हो, तो उस सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान जो ढेर था स्वर्ण राशि का, उसको पूरे के पूरे ढेर को ही उन्होंने कौत्स को देने का आदेश दे दिया, अर्थात उन्होंने उनको प्रदान कर दिया, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट। अब हमारा लास्ट, अब जैसे ही उन्होंने ये आदेश दे दिया कि आप पूरा का पूरा ले जाइए, अब कौत्स क्या कहता है, आगे क्या बात होती है इनकी, चलिए लास्ट श्लोक है हमारा और इसी के साथ में हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हमारा 20वां श्लोक है, इसमें क्या बात हुई है, क्या उन्होंने कहा, चलिए एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले हम वही आपको बताएंगे, क्या आपको सबसे पहले उच्चारण एक एक शब्द का करके बताएंगे और फिर आपको हम बताएंगे इसके विच्छेद करके, और फिर हम आगे अन्वय और अर्थ की बात करेंगे। लिखा हुआ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बताना है जनस्य। पहला हमारा शब्द लिख रहा है इसमें जनस्य, सबको दिख गया। इसके बाद में लिख रहा है साकेत निवासिनस्तौ, बहुत ही अच्छा श्लोक है, जनस्य साकेत निवासिनस्तौ। ठीक, फिर लिख रहा है द्वावप्य भूताम अभिनंद्य सत्वौ। ठीक, द्वावप्य भूताम अभिनंद्य सत्वौ, ऐसा लिख रहा है दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन है आपकी
गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहोर्थी, ठीक है, गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहोर्थी। लाइन है हमारी नृपोर्थी कामा दधिक प्रदश्च है, प्रदश्च है, ठीक है। ऐसे हमारी ये चौथी लाइन है, लास्ट लाइन है। अब देखो इसमें हम विच्छेद करते हैं जहां जहां पर विच्छेद हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिख रहा है जनस्य, तो यहां जनस्य में कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां नहीं कर पाएंगे, ठीक है, होगा भी नहीं। आगे चलते हैं साकेत निवासिनस्तौ, तो साकेत निवासिन है, ऐसे आपको करना है। तो यहां से आपको करना है साकेत निवासिन है, ठीक है। ये नस्तौ लिखा हुआ है ना, न के बाद में स लिख रहा है आधा, तो ये जो स है वो विसर्ग में बदल जाएगा, तो यहां पे आपको विसर्ग लगा देना है इसे, तो यहां हो जाएगा साकेत निवासिन है, यानी साकेत निवासिन हो गया। फिर आगे बचेगा तौ, ठीक है। ऐसे हमारी पहली लाइन हो गई, जनस्य एक शब्द हो गया, साकेत निवासिन है दूसरा शब्द हो गया, और तौ तीसरा शब्द हो गया। ऐसे करके पहली लाइन में 3 शब्द हो गए, समझ रहे ना बात को। पहली लाइन में 3 शब्द हैं, जनस्य, साकेत निवासिन है और तौ। अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में आपको लिखना है द्वावप्य लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे द्वौ, एक तो होगा द्वौ, फिर होगा अपि, एक शब्द है द्वौ, फिर है अपि। चलो मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, आप नीचे एक बार देख लो। देखो ऐसे है द्वौ, अगला शब्द है हमारा द्वावप्य, इसको आप विच्छेद करेंगे। देखो मैं नीचे लिख के बता रहा हूं आपको, लिखेंगे आप द्वौ और आगे लिखेंगे अपि, द्वौ अपि। अब यहां पर औ है, तो औ को आपको पता है कि आब आदेश होता है आपके अयादी संधि में, तो अयादी में आब हो जाएगा तो द्वाब हो जाएगा, तो द्वावपि ऐसा होगा, द्वावपि। फिर आगे आपको लिखना होगा, देखिए इसकी जस्ट आगे लिख रहा है ना, ये देखो भूताम अभिनंद्य, भूताम अभिनंद्य, तो आपको यहां पर लिखना होगा अभूताम, अभूताम, ऐसे अभूताम ऐसे लिखना है। तो देखो अब हो गए आपके द्वौ अपि अभूताम। अब अपि और अभूताम की संधि करोगे तो आपका इसमें यण संधि हो जाएगी अपि और अभूताम में, तो अप्यभूताम हो जाएगा, अप्यभूताम ऐसा हो जाएगा। अब भूताम में जो में है वो हलंत है, तो ए बच गया, तो ए ऊपर मिला दो आप इसमें, अभिनंद्य सत्वौ ऐसा आपको लिखना होगा, फिर अभिनंद्य सत्वौ। समझ रहे हैं बात। तो अब इसमें हमारी दूसरी लाइन के अंदर कितने शब्द हुए सुनो। पहला शब्द है द्वौ, दूसरा शब्द है अपि, तीसरा शब्द है अभूताम, चौथा शब्द है अभिनंद्य सत्वौ। ऐसे आपको समझ लेना है, एक एक को टुकड़े करके हमने बता दिया अच्छे से। अब इससे भी ज्यादा और सरल क्या करेंगे भाई, अब तो आपकी कमी है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। ये तो हमारा इसमें दूसरी लाइन के सारे शब्द हो जाते हैं। अब देखो तीसरी लाइन में कौन कौन से शब्द हैं। देखो यहां लिख रहा है गुरु प्रदेयाधिक निस्प्रियोर्थी, तो इसमें आपका पहला शब्द तो ऐसे लिख देना आपको, गुरु प्रदेयाधिक, गुरु प्रदेयाधिक निष्प्रिय, निष्प्रिय, और एक हो जाएगा अर्थी। इसमें 3 शब्द हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा गुरु प्रदेयाधिक, एक शब्द हो गया, दूसरा है निष्प्रिय, तीसरा है अर्थी, ठीक है। ऐसे हमारे इसमें अलग अलग शब्द हो जाते हैं। तो हमारी तीसरी लाइन में गुरु प्रदेयाधिक एक शब्द, निष्प्रिय दूसरा शब्द, अर्थी हमारा तीसरा शब्द, ऐसे हमारे ये अलग अलग विच्छेद हो जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे है नृपोर्थी कामात अधिक प्रदश्च है। अब यहां पे हम टुकड़े करते हैं, तो यहां पर देखो नृपो लिख रहा है, तो आप लिखेंगे नृप है, क्या लिखेंगे, नृप है। हम नीचे से मिटा के आपको यहां बता देते हैं अच्छे से। देखो यहां पे आपकी जो लास्ट लाइन है इसमें आप एक तो है नृप है, एक आप नृप लिख देंगे ऐसे, नृप है, ठीक है। उसके बाद में है अर्थी, तो नृप हो गया, फिर अर्थी कामात, फिर अर्थी कामात हो जाएगा अगला शब्द, अर्थी कामात ऐसे। तो नृप है, फिर अर्थी कामात हो गया यहां तक। इसके बाद में अधिक प्रदश्च, अधिक प्रद है, फिर आप लिखेंगे अधिक प्रद ऐसे, अधिक प्रद है, ठीक है। अब जो विसर्ग दिख रहा है ये स में बदल जाता है, और लास्ट में लिख रहा है चे, अधिक प्रदः प्लस चे, ऐसे आपका ये बन जाएगा। तो ऐसे करके लास्ट वाली लाइन में आपका देखो एक तो है नृप है शब्द है, एक अर्थिकामात शब्द है, ठीक। इसके बाद में अधिक प्रद है शब्द है, इसके बाद में चे शब्द है। तो आपके ये सारे के सारे शब्द हो जाते हैं, हमने अलग अलग विच्छेद करके आपको बता दिया है। अब देखो नृप है और अधिक अर्थिकामात है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें जो विसर्ग दिख रहा है इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, और ओ होने के बाद में आपकी अवग्रह संधि हो जाएगी।
तो आपका जो ओ दिख रहा है उसके बाद में जो अ दिख रहा है अर्थी कामा में, ये एस का चिन्ह बन जाएगा जैसे कि लिखा हुआ है नृपो के आगे। ठीक है, इसके बाद में आपका अर्थी कामात में जो तय है इसका दय बन जाएगा जस्प संधि के नियम से। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में अधिक प्रदह में जो विसर्ग है इसका आपका विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा और श के बाद में ष्टुत्व संधि होकर के श हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा अधिक प्रदह च है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, हमने सारे अच्छे से बता दिए। अब हम आगे चलते हैं इस श्लोक का अन्वय। तो इस प्रकार से इसमें विच्छेद हो जाते हैं बच्चों। अब ऐसा करते हैं, इसको हम बोल के बताते हैं, एक बार आपको पूरे को इसका उच्चारण अच्छे से करके बताते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी बोलना। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावाप्यभूतामभिनन्द्य सत्वौ गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहोर्थी नृपोर्थी कामाद अधिक प्रदश्चे नृपोर्थी कामादधिक प्रदश्चे। इस प्रकार हमारा ये लास्ट श्लोक हो जाता है बच्चों। उच्चारण हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई है आपको, आप भी उच्चारण अच्छे से करना। अब देखो इसका हम अन्वय बताते हैं आपको। ठीक है, अन्वय देख लो अच्छे से। तो अन्वय हम बता रहे हैं साकेत निवासिनः, यहाँ से अन्वय स्टार्ट है आपका। साकेत निवासिनः ऐसे लिखना है, उसके बाद में लिखना है जनस्य। साकेत निवासिनः जनस्य गुरु प्रदेयाधिक, फिर लिखना है आपको गुरु प्रदेयाधिक निष्प्रिय है, यहां तक लिखना है। फिर लिखना है अर्थी, यानी कि यूं की तो ही आपको ये तीसरी लाइन पूरी लिख देनी है। गुरु प्रदेयाधिक निष्प्रिय है अर्थी। इसके बाद में लिखना है अर्थी कामात। क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है अर्थी कामात, ये लास्ट वाली लाइन में लिखना है अर्थी कामात। अर्थी कामात के बाद में लिखना है अधिक प्रदश्च, अधिक प्रदह, अधिक प्रदह लिखना है। और फिर अधिक प्रदह के बाद में लिखना है निरपय है, ये चौथी लाइन की स्टार्टिंग में निरपय है। निरपय के बाद में आपको लिखना होगा तऊ। क्या लिखना है? तऊ। अब तऊ कहाँ पे है देखिए, ये हमने निरपय लिख दिया। अब निरपय के बाद में आगे चलिए, आगे हमें लिखना है तऊ। तो तऊ आपका ये रहा पहली लाइन में ऊपर ऊपर देखो तऊ लिखा हुआ ना, निवासिनस तऊ, तो आपको तऊ यहां से लिखना होगा। तऊ के बाद में आपको लिखना है द्वौ। द्वौ आपको दूसरी लाइन में स्टार्टिंग में आ जाओ, द्वौ। फिर आपको अपि जस्ट उसी के बाद में है। अपि के बाद में आपको लिखना होगा अभिनंद्य सत्वौ। तो अभिनंद्य सत्वौ आपका ये रहा दूसरी लाइन के अंदर लास्ट में, अभिनंद्य सत्वौ। इसके बाद में आपको लिखना है अभूताम। अभूताम दूसरी लाइन के अंदर ये रहा। ऐसे करके हमने पूरा अन्वय आपको बता दिया है। अब एक बार अन्वय और हम बोल के एक साथ पूरा बता रहे हैं, ठीक है, क्रम से। और अन्वय आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। तो चलिए अच्छे से देख लेना और सुन लेना। अन्वय हो जाएगा बच्चों, साकेत निवासिनः जनस्य गुरु प्रदेयाधिक निष्प्रिय है अर्थी, अर्थी कामात अधिक प्रदह नृपः तौ द्वौ अपि अभिनंद्य सत्वौ अभूताम। ऐसा इसका अन्वय है। ठीक है, तो अन्वय अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब अन्वय के बाद में इसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का एक बार अर्थ और सुन लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये लास्ट कंप्लीट कार्य हो जाएगा। सबसे पहले लिख रहा है जनस्य। अब देखो जनस्य का मतलब लोगों का या लोगों के, ऐसा अर्थ होता है। आगे है आपका साकेत निवासिनः। साकेत निवासिनः का मतलब होता है साकेत नगरी। अब साकेत नगरी यहाँ पे आया अयोध्या के निवासियों के लिए। ठीक है, अयोध्या के लिए साकेत नगरी है, यानी साकेत निवासिनः का मतलब होता है अयोध्यावासी। साकेत निवासिनः का अर्थ क्या हुआ? अयोध्यावासी, यानी अयोध्या में रहने वाले। फिर है तऊ। तऊ यानी वे दोनों, स तऊ ते। ठीक है, तऊ यानी होता है वे दोनों। ठीक है, यहाँ तक तो पहली लाइन कंप्लीट है आपकी। सभी शब्द आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे है द्वौ। द्वौ यानी दो। फिर है अपि। अपि यानी होता है आपका भी। अपि यानी भी। उसके बाद में है अभूताम। क्या है? अभूताम। तो अभूताम का मतलब हो गए। अभूताम यानी हो गए, समझ गए। उसके बाद में अभिनंद्य सत्वौ लिखा हुआ है। क्या लिख रहा है? अभिनंद्य सत्वौ। अभिनंद्य सत्वौ का मतलब होता है प्रशंसनीय व्यवहार वाले, प्रशंसनीय व्यवहार वाले। अभिनंद्य सत्वौ का मतलब होता है प्रशंसनीय व्यवहार वाले या फिर अभिनंदन करने योग्य प्राणी, जिसकी प्रशंसा की जानी हो या जिसका अभिनंदन करना हो, ऐसे प्राणी की बात है। तो अभिनंद्य सत्वौ का अर्थ हो जाएगा अभिनंदन करने योग्य प्राणी। ठीक, तो ऐसे हमारी दूसरी लाइन पूरी कंप्लीट हो जाती है। आगे है बच्चों, आगे हम देखते हैं अगली लाइन है हमारी तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में हम अर्थ बताते हैं। गुरु प्रदेयाधिक निष्प्रिय,
एक तो यहां तक समझना है और एक है आपका अर्थी। तो गुरु प्रदेया अधिक निष्प्रिय, इसका अर्थ है आपका गुरु दक्षिणा से 1 कौड़ी भी अधिक न, ठीक है। और अर्थी यानी होता है लेने का इच्छुक, ठीक है। अर्थी यानी प्राप्त करने वाला या इच्छुक, ऐसा अर्थ होता है अर्थी का, ठीक है। तो इसका हम पूरे का एक साथ अर्थ बता रहे हैं, आप पूरे का अर्थी भी जोड़ देते हैं इसमें। तो इसका अर्थ हो जाएगा गुरु दक्षिणा से 1 कौड़ी भी अधिक न लेने का इच्छुक, यानी गुरु दक्षिणा में गुरु ने कहा कि आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए और उनके पास तो बहुत ज्यादा धन का ढिंगार लग गया बिल्कुल पर्वत की तरह। तो उन्होंने कहा कि सबको ले जाओ आप। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे जितना गुरुजी ने कहा है मैं उतना ही लूंगा, उससे 1 कौड़ी भी अधिक नहीं चाहिए मुझे। तो यही अर्थ है इसका, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रिय। अर्थी का अर्थ है गुरु दक्षिणा से 1 कौड़ी भी अधिक न लेने का इच्छुक। कौन? कौत्स। ये हमारी इस लाइन का अर्थ हो गया तीसरी का। लास्ट में है नृपय है, तो नृपय का अर्थ होता है राजा ने, नृपय यानी राजा ने। फिर आगे लिख रहा है अर्थी कामात। अर्थी कामात का मतलब क्या होता है बताइए? अर्थी कामात का मतलब होता है याचक की कामना से, याचक की कामना से, ठीक है। अधिक प्रद है, अधिक प्रद, अधिक प्रद का मतलब अधिक देने वाला, याचक की कामना से अधिक देने वाला। याचक ने तो कहा, उसको तो याचक को तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक देने वाला। फिर है च, च यानी और होता है, ठीक है। ऐसे करके सभी शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सभी शब्द बता दिए कंप्लीट अच्छे से। अब पूरे श्लोक का अर्थ समझ लो आप अच्छे से, और इसमें क्या विषय वस्तु है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या बताया गया है। एक बार सुन लो इस श्लोक के अंदर क्या बताया बच्चों, सुनो। इस श्लोक में महाराज जिस कौत्स के लिए संपूर्ण राशि देना चाहते हैं वह कौत्स मात्र 14 कोटि मुद्रा ही स्वीकार करता है, शेष मुद्राओं को अस्वीकार कर देता है। और उसने मना कर दिया साफ साफ कि मुझे सिर्फ 14 करोड़ मुद्राएं चाहिए, उसके अलावा मुझे 1 कौड़ी भी नहीं चाहिए। इस प्रकार इसमें वर्णन है। अब पूरे श्लोक का अर्थ समझ लो, ये हमारा लास्ट अंतिम श्लोक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गुरु को दक्षिणा में जितना देना है उससे अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौत्स तथा याचक की कामना से अधिक प्रदान करने वाला राजा रघु, वे दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए अभिनंदन करने योग्य प्राणी हो गई। कितना सुंदर श्लोक है, कितना अच्छा अर्थ है, समझ गए बात को। यानी अयोध्या के निवासी लोगों के लिए गुरु को देने से अधिक द्रव्य को लेने में इच्छा न करने वाला याचक वरतंतु का शिष्य कौत्स और याचक की कामना से अधिक देने वाला महाराज रघु, वे दोनों ही प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गई। किसमें? साकेत नगरी के अंदर प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गई। ऐसा इसका यहां पर अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सब श्लोक अच्छे से बताए हैं, एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको इस पर करवाया जाएगा, अच्छे से करवाया जाएगा, बहुत आसान तरीका से। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट वीडियो है और इसी के साथ में हमारा एक कंप्लीट पार्ट हो जाता है। पार्ट थोड़ा लंबा है दोस्तों और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, तो अच्छे से सारे वीडियो देखना। ये हमारा लगभग 7वां, शायद 7वां हमारा पार्ट है ये, तो 7 पार्टों में हमने पूरे पार्ट को डिवाइड किया है। तो अच्छे से सुनो। तो आज के लिए हमारा ये कंप्लीट पार्ट हो जाता है। आगे हम हमारा अगला जो पार्ट होगा उसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबके लिए धन्यवाद, अच्छे से आपने सुना। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, धन्यवाद है।